हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। और ये जो सीरीज है ये केमिस्ट्री की बेसिक से स्टार्ट होके क्लास 10 की फाइनल चैप्टर तक की कंप्लीट की जाएगी। इसका मतलब है इस सीरीज में आप बेसिक से लेके आखिरी चैप्टर तक कंप्लीट करोगे। देखो क्लास 10 की केमिस्ट्री को स्टार्ट करें उससे पहले दो चीज़ आप ध्यान से समझोगे। पहली बात यह है कि क्लास 10 में जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स का सीक्वेंस है वो प्रॉपर नहीं है। उसके लिए आपको कुछ बेसिक्स जानना होगा। इसी के लिए जो अपना पहला और दूसरा क्लास है वो बेसिक है। इसके बाद धीरे धीरे आपको वो सारे चैप्टर्स क्या होंगे समझ में आ जाएंगे। अगर किन्हीं बच्चों का वो क्लास या वो बेसिक्स क्लियर है तो वो इसको छोड़ के सीधे चैप्टर 1 से स्टार्ट कर सकते हो। हम बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले ये जान लो कि क्लास 10 में केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको क्या क्या चीज़ जानना होगा। सबसे पहला चीज़ है 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर मास नंबर आपको जानना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आपको जानना होगा। इसके बाद है कुछ कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, जैसे कि एलिमेंट्स के नाम आपको आने चाहिए। एटॉमिक नंबर आपको याद है, मास नंबर आपको याद है, एलिमेंट का नाम आपको याद है, ठीक है। इतनी चीज़ें अगर आपको पता है तो मोटा मोटा आपका क्लियर हो जाएगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले एक चीज़ और बता देते हैं। क्लास 10 में जो केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉल यानी कि दिमाग में रखना होगा। इसका मतलब आप ये समझ सकते हो कि याद करना होगा। और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप समझ के कर सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ें। अब उससे पहले एक चीज़ आप समझोगे सारे बच्चे कि आप सबको पता है कि 1 यानी कि एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है? हाइड्रोजन का। यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। ये है 20 तक के एलिमेंट्स, ठीक है। अब बेसिक हम स्टार्ट करें उससे पहले आप समझो कि हम बात करते हैं जनरली एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में। एटम क्या होता है? एटम के बारे में सबको पता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और सब्सटेंस, हाँ, जिसको और ज़्यादा फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। पहला थ्योरी ये था कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बाद में ये गलत हुआ। इसको बाद में कहा गया कि एटम्स को भी आप फर्दरली डिवाइड कर सकते हो। इसका मतलब एटम्स के अंदर जब जाओगे तो उसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हो। मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को और ज़्यादा तुम तोड़ नहीं सकते हो। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग क्या बोले सभी एलिमेंट्स में होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। एकमात्र हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। बाकी सभी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब हम आपको आगे बताएं उससे पहले आप एक चीज़ समझो। किसी एटम का एक रफ मॉडल बनाया गया। रफ मॉडल का इन द सेंस का मतलब है एटम होता कैसा है ये दिखाने का कोशिश किया गया, ठीक है। अब कहाँ क्या चीज़ है इसको आप ऐसे समझ लो कि एक एटम को स्पेरिकल मॉडल माना गया, ठीक है। देखो डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स हैं, जैसे कि आप पढ़ोगे सबसे पहले थॉमसन का मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, ये क्लास 9 में आप पढ़ के आए हो। उसके बाद में रदरफोर्ड का मॉडल आपने पढ़ा। सबसे फाइनल आपने पढ़ा नील बोर का मॉडल पढ़ा, जिस मॉडल पे पूरा का पूरा चीज डिपेंड करता है, नील बोर का मॉडल। तो क्या है एटम का मॉडल? आप ऐसे समझो, एटम है पूरा का पूरा स्फीयर, ऐसे समझना, जिसके बीच में कहीं पे पॉजिटिव चार्ज, इट मींस आपके पास में है प्रोटॉन। अब हम आपको आगे बताएं, केमिस्ट्री में बेसिक्स बताएं उससे पहले आप बेसिकली ये 3 चीजें समझो जो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी एटम में आप कोई भी एटम उठा लो, उसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होगा। सबसे पहले होगा इलेक्ट्रॉन, एक आपके पास में होगा प्रोटॉन, एक आपके पास में होगा न्यूट्रॉन। याद रखना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे अगर हम चार्ज की बात कर लें कि इलेक्ट्रॉन पे, अच्छा बच्चों ये पूरा का पूरा बेसिक है। बेसिक का मतलब ये क्लास 8 के बच्चे देख सकते हैं, क्लास 9 के बच्चे देख सकते हैं, क्लास 10 के बच्चे देख सकते हैं, 11 और 12 के बच्चे बेसिक क्या देखेंगे? वो तो खुद ही बेसिक दूसरे को पढ़ाते हैं, तो चलो ठीक है। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं जीरो चार्ज, ठीक है। अभी समझना। अब आपको एक बात बताएं, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या होता है, मतलब ये कहाँ मिलेगा आपको? इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहाँ होता है? तो ये होता है सेल में। अब सेल बोल लो, या इसी को आप बोलते हो ऑर्बिट, या इसी को आप बोलते हो एनर्जी लेवल। ये 3 चीज आपको मिल जाएगा, सेल बोलो, ऑर्बिट बोलो, एनर्जी लेवल।
ये दोनों कहाँ मिलेगा, ये दोनों आपको मिलता है एटम के बीच में, दैट इज द न्यूक्लियस। ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है न्यूक्लियस में, याद रखोगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ होता है, बीच में होता है। अब इसका एक रफ मॉडल देखो, मान लो ये पूरा आपके पास में कोई एटम का मॉडल है। एटम पूरा एटम जो होता है ना, ये हॉलो होता है। अगर रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल्स वाला अगर आपको एक्सपेरिमेंट याद है तो आपको पता होगा, पूरा का पूरा जो एटम होता है ना, ये हॉलो होता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। इसके बीच में कहीं पे सेंटर होता है जिसको आप न्यूक्लियस बोलते हो। इस छोटे से जगह में ये दोनों होता है। मतलब अगर हम बताएं तो इस छोटे से जगह में आपका होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन होता है इसके चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट है। उसको आप ऐसे दिखाओ, जैसे कि ये पहला ऑर्बिट हो गया, ये वाला हो गया दूसरा ऑर्बिट, ये वाला हो गया तीसरा ऑर्बिट, ये वाला हो गया चौथा ऑर्बिट, ठीक है। ये ऑर्बिट ऐसा ही होता है। बुक में हम लोग ऐसा दिखा देते हैं, कैसा दिखा देते हैं बुक में हम लोग ऐसा दिखा देते हैं सोलर सिस्टम के जैसा, या कॉपी में हम लोग सोलर सिस्टम के जैसा दिखाते हैं। इट मीन्स क्या, इट मीन्स ऐसा दिखाते हैं कि ये आपके पास में न्यूक्लियस हुआ, ठीक है, ये पहला सेल हो गया, ये आपके पास में हो गया दूसरा सेल, ये आपके पास में हो गया तीसरा सेल, ये आपके पास में हो गया चौथा सेल। देखो इसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे कि पहले में 2 होता है, आपको आगे बताएंगे, फिर 8 होता है, इसी तरीके से फिर इसके बाद होता है, फिर उसके बाद होता है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, सेंटर में रहता है, बीच में रहता है। याद रखोगे बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खेला चलता है तो सीधे न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात चलती है, अदरवाइज नहीं। बाकी केमिस्ट्री के तुम जितने भी रिएक्शंस पढ़ोगे, उन सारे रिएक्शंस में सारा का सारा खेला किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। ऑलवेज किसी भी रिएक्शन में, किसी भी फिनोमिना में, कोई भी चीज में आप केवल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करोगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट ऑर्बिट में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। इसलिए आज के बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात ही नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इनसे मतलब ही नहीं है। आप केमिस्ट्री में जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ोगे, दैट इज द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स ही जब किसी एटम से निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही जब किसी एटम में आते हैं, तभी एटम का पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। वापस आ जाओ, ठीक है, वापस आ जाओ। अभी के लिए इन दोनों के बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब देखो एक और चीज हम आपको बताते हैं। मैंने कहा ये सेल में होते हैं। अब अलग अलग सेल, मोटा मोटा आपको कितना जानना वो समझ लो, हम आपको बता देते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ सेल यहाँ पे लिख रहे हैं, नंबर ऑफ सेल। जैसे पहला सेल अगर है तो पहले सेल का नाम आप याद रखोगे कि क्या होता है। पहले सेल को हम लोग बोलते हैं के, दूसरे सेल को क्या बोलते हैं, एल, तीसरे सेल को क्या बोलते हैं, के एल एम, चौथे को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, पांचवें को क्या बोलते हो, ओ। पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरे में कितना होता है, 8। 2 मतलब मैक्सिमम 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं, याद रखोगे। मैक्सिमम 8 हो सकता है, 8 से ज्यादा नहीं। चौथे वाले में मैक्सिमम 18 हो सकता है, 18 से ज्यादा नहीं। पांचवें वाले में मैक्सिमम 32 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद वाले मतलब चौथे वाले में मैक्सिमम 32, पांचवें वाले में मैक्सिमम 50 हो सकता है। और ये आपको पता है ये कौन से नियम को फॉलो कर रहा था, 2n²। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो भी ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। यानी कि याद रखोगे, जब भी आपसे बोला जाए किसी भी एटम के पहले सेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दैट इज द 2। किसी में कितना हो सकता है, दूसरे में 8, तीसरे में कितना हो सकता है, मैक्सिमम 18, चौथे में कितना हो सकता है, 32, पांचवें में कितना हो सकता है, 50। पांचवा एन, एन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ सेल बता रहा है। देखो 2 इंटू पांचवें के लिए 5, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 50। अब जिसमें याद रखोगे, जिस एटम में सारा का सारा सेल नहीं बोलो ये कि आखिरी सेल अगर कंप्लीट है, उसको आप बोलते हो नोबल गैस और इनर्ट गैस, क्योंकि वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मैंने पहले भी कहा था सारा खेला इलेक्ट्रॉन्स का होता है। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर 2 हो गया तो वो सेटिस्फाइड है, बट अगर 2 नहीं हुआ तो वो अनसेटिस्फाइड है, वो खुद को सेटिस्फाइड करना चाहेगा, वो रिएक्शन देगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेटिस्फाइड है, अगर नहीं है तो वो रिएक्शन देगा। अगर 18 है तो सेटिस्फाइड है, अगर नहीं है तो वो रिएक्शन देगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं, आगे बढ़ो। देखो हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, आप समझना। 3 लेते हैं एक्चुअली। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल ले लिया नियोन का ले लिया। नियोन का कितना होता है, नियोन का कितना एटॉमिक नंबर होता है, नियोन का कितना होता है, बोलो कितना होता है। नियोन नहीं पता, 10 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो पहले में कितना बताया था, 2।
अच्छा 10 से 2 चला, अभी ऐसे समझो, इतना आपको पता है, अगर नहीं पता तो अभी हम बता रहे, 10 से 2 चला गया कितना 8, दूसरे में कितना 8, यानी कि K और क्या L। देखो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है, दूसरे में कितना होता है 8 है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बताएं, मान लो कि कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का 6 होता है, पहले में कितना 2, दूसरे में कितना 4। एक बात बताओ, पहला तो पूरा है पर दूसरा पूरा नहीं है, और यही रीजन है कि दूसरा, देखो इलेक्ट्रॉन का ही कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो बीच में है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो, ये बीच में रहेगा, एक जगह रहेगा, एक साथ रहेगा, याद रखोगे, ठीक है। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है और ये इनकम्प्लीट है, ये रिएक्शन देगा, ये रिएक्शन नहीं देगा, याद रखोगे। कोई भी चीज तब रिएक्शन देती है जब उसके पास इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है। इस चीजों के बारे में फिर से वापस आओगे, अभी मैंने मोटा मोटा आपको समझा दिया। चलो आगे देखो, अब इतना आपको पता चल गया इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, ऑर्बिट में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होता है, तो ये आपके पास होता है न्यूक्लियस में होता है। अब एक बात आप समझना ध्यान से, देखो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई किसी एलिमेंट का एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। याद रखोगे, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही उसमें प्रोटॉन होगा, याद रखोगे, जितना इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। अब तुम बोलोगे सर इस पे चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 के पावर में क्या -19 कूलम, नेगेटिव होता है। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर में कितना -19 कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज है, दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रल किया, दैट्स व्हाई जो एलिमेंट का एक एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इतनी चीजें आपको पता चल गई, किसी भी एलिमेंट में ये 3 चीज आपको मिल जाएगा, हाइड्रोजन में नहीं मिलेगा। ये 3 चीज हर एलिमेंट में आपके पास में है, इसलिए इनको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। आप समझ लो, पार्टिकल्स ही समझ लो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को आप बोलते हो फंडामेंटल पार्टिकल्स। विदाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कोई भी एलिमेंट है वो इनकम्प्लीट है, हाइड्रोजन इनकम्प्लीट है। यही रीजन है कि हाइड्रोजन को पता है रिलेटिव जब एटॉमिक मास पढ़ रहे थे तो वहां से उसको क्या किया गया, बाहर निकाला गया। आप आगे पढ़ोगे मोल कॉन्सेप्ट में। अब सुनो, इसको हम मिटाते हैं, इतनी चीजें आपको क्लियर है, ठीक है। अब किसी एटम को आप लिखते कैसे हो, पहले वो देख लो। मैंने क्या कहा, ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2 ले लेते हैं, चलो। एक आपके पास में है सोडियम, ऐसे दिखा रहे हैं, अगर एक आपके पास में मान लो ऐसे दिखा दिए, सल्फर 16 और 32। याद रखना बच्चों, मान लो कोई एलिमेंट एक्स है, इसके नीचे यहाँ पे जो भी चीज आपको मिलेगा इस फॉर्मेट में, याद रखोगे इस फॉर्मेट में नहीं, जैसे O2 इस फॉर्मेट में नहीं बच्चा, इस फॉर्मेट में जब भी मिलेगा आपको तो याद रखना नीचे वाला हमेशा होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है हमेशा? एटॉमिक नंबर। नीचे वाला हमेशा होता है एटॉमिक नंबर, जिसको आप किससे दिखाते हो, जेड से दिखाते हो। ऊपर वाला आपके पास में क्या होता है, ऊपर वाला आपके पास में होता है मास नंबर, जिसको किससे दिखाते हो, ए से। मतलब यहाँ एटॉमिक नंबर कितना हुआ 11, मास नंबर कितना हुआ 23, एटॉमिक नंबर कितना हुआ 16, मास नंबर कितना हो गया 32। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात, ज्यादातर केस में क्या होता है कि जो मास नंबर है वो एटॉमिक नंबर का डबल होता है, और समटाइम्स एक ज्यादा होता है, या कभी कभी कुछ नंबर्स में ज्यादा हो जाते हैं। याद रखोगे, जैसे आप देख लो, अगर हम आपको मोटा मोटा दिखाते हैं, देखो मोटा मोटा में देखो 11 का डबल 22, इस केस में एक ज्यादा है। सल्फर का 16 2 जा 32, मतलब मास नंबर एटॉमिक नंबर का क्या होता है, डबल होता है। समटाइम्स ऑड नंबर के केस में एक ज्यादा होता है, जैसे एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम का होता है 13, देखो ऑड नंबर है 13 2 जा 26, एक ज्यादा। सिलिकॉन 14 का 28, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस 15 का कितना 31, इसके बाद पोटासियम का 19, यहाँ पे कितना 40, देखो 39 होता है 39, पोटासियम का यहाँ पे 39 होता है। याद रखोगे ज्यादातर क्या होता है, डबल और एक ज्यादा होता है, आपको ये समझना है। तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि नीचे वाले को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, ऊपर वाले को क्या बोलते हो, मास नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो? अब एक बात ध्यान से सुन लो, यहीं पे समझाते हैं, याद रखोगे। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बताया जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज है। याद रखोगे किसी में जो एटॉमिक नंबर है, देखो जेड का मतलब क्या हुआ, जेड का मतलब हो गया एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा,
प्रोटॉन होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। याद रखना, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन उतना ही क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर हम तुमको इसी में एग्जांपल बोले, इसी में बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना था, जेड कितना है यहाँ पे 11, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 11, इसमें प्रोटॉन कितना हो जाएगा 11। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन और उतना ही क्या, इलेक्ट्रॉन। याद रखोगे, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन उतना ही क्या, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट ये जो मास नंबर है ना, दैट इज द मास नंबर, ये जो मास नंबर है यानी कि ये ए, ये जो है ना मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। अच्छा याद होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ था, न्यूक्लियस में था, और सारा मास कहाँ है, न्यूक्लियस में है। दैट्स वाई मास नंबर जो है ना ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर है। अब एक बात ध्यान से सुनना, सुनो, अगर हम बताएं प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर है ना, तो प्रोटॉन की जगह पे हम जेड लिख सकते थे प्लस एन, और अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है तो इसको उधर कर दो, यानी कि ए माइनस जेड। ए माइनस जेड मतलब अगर ऊपर वाले में तुम नीचे वाले को माइनस कर दो तो तुमको न्यूट्रॉन मिल जाएगा। यानी कि अगर तुमको सीधे न्यूट्रॉन निकालना तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए इसमें इसको माइनस कर दो, यानी कि कितना 12। याद रखोगे न्यूट्रॉन नंबर कितना निकला, 12 निकला। इतना चीज समझ में आ गया। कैसे निकालोगे, अगर आपको किसी का एटॉमिक नंबर पता है तो आपको इलेक्ट्रॉन पता हो जाएगा, आपको प्रोटॉन पता हो जाएगा, आपको न्यूट्रॉन पता हो जाएगा। बच्चों एक चीज याद रखोगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस में होगा। कभी भी किसी का भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कम नहीं हो सकता है जब तक कि वो न्यूक्लियर रिएक्शन में ना जाए। जब भी कम ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। सारा का सारा खेला किसका है, इलेक्ट्रॉन का ही है। इलेक्ट्रॉन ही घटेगा, इलेक्ट्रॉन ही बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ही सर्वे सर्वा है। याद रखोगे यहाँ अहम ब्रह्मास्मि नहीं, इलेक्ट्रॉन ही ब्रह्मास्मि है। याद रखोगे अभी के केस में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इतनी चीजें क्लियर है, इतना बेसिक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वो बेसिक चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में समझना होगा। जैसे कि अब मान लो कुछ एलिमेंट्स इधर लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स इधर लेते हैं। इधर देखो बोर्ड पे, देखो नाइट्रोजन का होता है 7, यहाँ पे 14 है। सल्फर नहीं, ऑक्सीजन का होता है 8, यहाँ पे 16 होता है। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इसके बाद में फुलरीन छोड़ दो, नियोन सोडियम ले लो, सोडियम का 11, यहाँ पे हो गया 23। हमको पहले ये बताओ इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, नीचे वाला एटॉमिक नंबर कितना हो गया 7, इलेक्ट्रॉन कितना है 7, प्रोटॉन कितना है 7, और न्यूट्रॉन अगर बताएं तो 7, ऊपर माइनस नीचे कितना हो गया 7। इसमें एटॉमिक नंबर कितना हो गया 8, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8, प्रोटॉन कितना हो गया 8, न्यूट्रॉन कितना हो गया ऊपर माइनस नीचे 8, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना हो गया 11, प्रोटॉन कितना हो गया 11, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 11, न्यूट्रॉन कितना हो गया ऊपर माइनस नीचे 12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कॉन्फ़िगरेशन अगर बनाना है मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो एक ही जगह है, एक साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक साथ बैठा हुआ बच्चा दोनों। बट अब बोले इलेक्ट्रॉन बताओ कैसे कैसे है, तो याद करो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है, बचा कितना 5। दूसरे में कितना हो गया 5, ये के सेल है और ये क्या हो गया एल हो गया। कोई दिक्कत है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, देखो याद रखना पहले में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए मैक्सिमम 2, दूसरे में कितना होगा मैक्सिमम 8, तीसरे में कितना होगा 18, चौथे में कितना होगा 32। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, इतना, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर इतना हो गया तो वो एलिमेंट हो गया स्टेबल, अब वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बच्चा उसका पेट भर गया, खत्म कहानी। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन में पहले कितना था, पहले कितना होगा 2 तो हो गए, बचा कितना 8 से 2 गया, कितना बचा 6, यानी कि ये के सेल ये क्या हो गया एल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम की बात करते हैं, पहले में कितना 2, दूसरे में कितना 8 होगा कि नहीं होगा, चेक करो तो 11 से 2 गया 9 बचा, यानी कि यहाँ पे 8, अब कितना हुआ 1, यानी कि ये के सेल ये एल और ये क्या एम। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि इलेक्ट्रॉन्स किस सेल में है कितना है, ठीक है। बेसिक्स है, बहुत बेसिक्स तो नहीं है, बट हाँ काम भर का, कि आपको क्लास 10 में कहीं प्रॉब्लम ना हो, इतनी चीजें आपके पास में क्लियर है। अगर कुछ 1-2 और एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो ले लो। जैसे आपके पास में मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम का यहाँ पे 12, यहाँ पे 24, एटॉमिक नंबर कितना हुआ जेड कितना हो गया 12, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 12, प्रोटॉन कितना हो गया 12, न्यूट्रॉन कितना हो गया
न्यूट्रॉन कितना हो गया यहाँ पे, न्यूट्रॉन ऊपर माइनस नीचे, यानी कि ये भी कितना हो गया 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करना चाहोगे तो करो। पहले में कितना होगा 2, दूसरे में कितना 8, 8 2 10 और बचा कितना 2, के एल एम। अब एक चीज मोटा मोटा तुम समझना, हम इसी में बता दें, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही आप ये बता सकते हो कि ये मेटल है कि ये नॉन मेटल है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दूसरे सेल में 5 है, होना कितना चाहिए था 8। भाई दूसरे सेल में होना कितना चाहिए था 8, है कितना, इसको 8 बनाना है। 8 बनाने के लिए एक काम ये कर सकता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन ये ले ले, या तो 5 अपने से हटा दे और एक ही सेल रहने दे, पहला सेल। 2 काम हो सकता है भाई, पहले में 2 होता है ना और दूसरे में कितना 8। मान लो ये 5 यहाँ से हट जाए 2, तो पहला वाला कंप्लीट हो गया ना, दूसरा वाला जाए। एक एग्जांपल आप ऐसे समझो, मान लो हमको 2 बैच बनाना है, एक बैच का कैपेसिटी 2 बच्चे का, 2 बच्चा आ गया। दूसरे बैच का कैपेसिटी है 8 बच्चे का, बट बच्चा आया है 5। हम 2 काम कर सकते हैं, या तो 3 बच्चा कहीं से ले आए, या तो हम 5 बच्चे को हटा दे, एक ही बैच रहने दें। अच्छा क्या होगा सोच के देखो, ये 5 हटा देना अच्छा होगा या 3 लेना अच्छा होगा? 3 लेना अच्छा होगा। भाई 5 हटाने के लिए 1 2 3 4 5 हटाना पड़ेगा, 3 लेने के लिए 3 तो आ जाएगा ना, आसान है 3 लेना। दैट्स वाई ये 3 लेगा। आप ऐसे समझो, आपको ये चीज हम आपको फिर बता देते हैं, समझना ध्यान से। जब भी 4 से ज्यादा हो, 4 नहीं, जब भी 4 से ज्यादा हो तो वो लेगा, गेन करेगा। 4 से कम हो तो वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। 4 हो तो क्या करेगा, ना गेन करेगा ना डोनेट करेगा। उसका तीसरा केस चलता है, वो शेयर करेगा। अब इस चीज के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, अभी याद रखोगे, अभी आप याद रखोगे। उस चीज को समझने से पहले ये समझो। देखो बच्चों, हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझना। ये आप समझ गए। अब यहाँ पे 3 चीज आपके पास में निकल के आएगी। पहला चीज आपके पास में निकल के आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा चीज आपके पास में निकल के आती है वैलेंस सेल। पहला वैलेंस सेल समझो, वैलेंस पहले सेल समझो, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझो, और तीसरा समझो वैलेंसी। देखो वैलेंस सेल का मतलब है आखिरी वाला सेल। यहां पे आखिरी वाला सेल कौन सा है, एल। यहां पे अगर हम बोले वैलेंस सेल कौन सा है, ये क्या है, एल। यहां पे वैलेंस सेल कौन सा है, एल। यहां कौन सा है, एम। यहां कौन सा है, एम। वैलेंस सेल का मतलब हो गया, वैलेंस सेल का मतलब हो गया आउटर सेल या आउटर मोस्ट सेल, बाहर का, सबसे बाहर का सेल या लास्ट सेल। समझ गए। और सारा खेला आपको आखिरी सेल का ही होगा। केमिस्ट्री में किसी भी रिएक्शन को पकड़ो, सारा गेम आखिरी सेल का ही होगा। भाई पहला वाला तो फुल है, नाचेगा कौन, जो फुल नहीं है। समझ गए। कौन से सेल, कौन से क्लास में ज्यादा बच्चे बदमाशी करेंगे, जहां फुल नहीं है। याद रखो, आप ऐसे ही समझो भाई, बाकी तो सब फुल है ना, सबको पेट भर के खाना मिल गया है। कौन नखरा करेगा, जिसको पेट भर के खाना नहीं मिला, आखिरी वाले को पेट भर के खाना नहीं मिला, वो डांस करेगा। अब वो डांस करेगा, यही मैंने कहा आखिरी वाला। ऑलवेज याद रखोगे, आखिरी वाला सेल इज नॉन एज वैलेंस सेल। द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, इज नॉन एज वैलेंस सेल। अच्छा, दूसरा आपके पास में निकल के आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आखिरी वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को आप क्या बोलते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना होगा, 5। आखिरी वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 6। यहाँ कितना हुआ, 1। यहाँ कितना हुआ, 2 2 2। आखिरी वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को आप बोल रहे हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आखिरी वाला सेल हो गया वैलेंस सेल। आखिरी वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन हो गया दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंसी को डिफाइन एक वर्ड में किया गया, कंबाइनिंग कैपेसिटी। हम आपको बाद में बताएंगे कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है जब केमिकल बॉन्डिंग में चलोगे। अभी ये समझ लो, वैलेंसी का सिंपल सा मतलब है जितना कम है उसके कंप्लीट होने के लिए। जैसे आप ऐसा समझो, यहाँ पे कितना होना चाहिए, 8। कितना है, 5। कितना कम है, 3। यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। ठीक है। यहाँ पे 6 होना कितना चाहिए, 8। कितना कम है, 2। यानी कि इस केस की वैलेंसी कितनी हो गई, 2। यहाँ पे वैलेंसी कितनी होगी, 17। यहाँ वैलेंसी कितनी होगी,
कितना होना चाहिए 18, तीसरे सेल में कितना होना चाहिए 18, कितना है 1, कितना कम है 17, यानी कि इसकी वैलेंसी 17, गलत है बच्चा। अब यहाँ नियम देखो, कहा गया है कि अगर उसके सेल के बराबर ना हो तो कम से कम 8 हो जाए। एक एग्जांपल, किसी पार्टी में हम गए, खाना लास्ट में खत्म हो गया, हमको खाने को नहीं मिला, तो हमको तो गुस्सा आएगा ना, लेकिन वो जिसके पार्टी में हम गए वो हमको इतना खिला दे कि चलो ठीक है पूरा नहीं मिला, हाँ मटन नहीं मिला, चिकन नहीं मिला, कम से कम पनीर मिल गया, ठीक है संतोष कर लो, सावन का महीना हम भी पाप कर रहे हैं बोल के। एक एग्जाम्पल, कहानी समझे? तो यहाँ नियम ये रखा गया ऑक्टेट रूल या ऑक्टेव रूल कि कम से कम 8 हो जाए। अब देखो कम से कम 8 का मतलब ये समझो कि होना 18 चाहिए था, हुआ नहीं, तो कम से कम 8 देखो। अब 8 में ध्यान से सुनना, अब 8 होना चाहिए, तो 8 होने के लिए कितना कम है 7, तब इसका मतलब क्या इसकी वैलेंसी 7 होगी? जी नहीं। अब एक बात बताओ, मान लो इसको यहाँ पे 8 बनाना, ध्यान से सुनना, तो एक बात बताओ 8 बनाने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले या तो बाबू एक यहाँ से हटा दे, देखो 8 बन गया ना। मतलब इस केस में इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इस केस में इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अभी समझो ऐसे इस केस में इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। कहानी समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया, ये कहानी आपको समझ में नहीं आया, बाकी कहानी समझ में आया। अब एक बात बताओ हमको, मैंने कहा कि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन तीसरे सेल में होता है, 18 तक तो ये मर के भी जन्म में नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। क्लियर? तो नियम थोड़ा बदल दो, यही है, जब नियम बहुत हार्ड हो जाए तो थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दो। अब कहा 8 होना चाहिए कम से कम, 8 होने के लिए इसको और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? ये 7 लेगा आसानी से, या एक इलेक्ट्रॉन को हटा दे और 8 बन गया है, क्या आसान होगा? हटा दे। देखो इसका मेन रीजन जो लॉजिक है ना, तुम बोलोगे सर ये तो आप एग्जांपल से समझा रहे, इसका मेन रीजन बताइए। देखो 7 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसको लॉट्स ऑफ एनर्जी की जरूरत है, इतनी एनर्जी इसको मिल नहीं पाती है। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। इलेक्ट्रॉन को हल्की एनर्जी मिली, पुट से निकल जाएगा, हल्की एनर्जी निकालो पुट से आ जाएगा, यही कहानी है। तो जब उतनी एनर्जी तुम दोगे इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, कहाँ भाग के चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बट हाँ 7 इलेक्ट्रॉन लेना नहीं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, सबसे अच्छा 8 बन गया, लो हो गया पूरा। That's why अब आपको अगर ये कहानी देखो, वैलेंस सेल का मतलब आखिरी वाला सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आखिरी वाले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, यहां तक कोई दिक्कत? वैलेंसी आप ऐसे समझ लो, देखो आप ऐसे समझ लो, अगर आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, अगर आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, इधर इधर, अगर आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो इस केस की जो वैलेंसी होगी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। आप ऐसे देख लो, हम समझाते हैं। देखो यहाँ पे देखो आखिरी वाला ये एल एम, आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, 4 से कम है ना। इस केस में वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, यानी कि यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। नहीं समझे? नहीं समझे? अच्छा, हम सीधे याद करने का तरीका बता दिए। अगर आखिरी वाले सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? आखिरी वाला सेल का इलेक्ट्रॉन, अगर आखिरी वाले सेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो उस केस में जो उसकी वैलेंसी है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? बाबू ये समझो ना, यहाँ वैलेंस सेल कितना है बताओ? यहाँ पे वैलेंस सेल कौन सा है? m है। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। हमने यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी हमने ये कहा था अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, 4 से कम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर यानी कि 1 के बराबर हो जाएगी। 2 या 3 का तो भाग 2 है। हाँ, बट अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो, ये पहला केस था। दूसरा केस देखो, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाए, तब जैसे यहाँ देखो 4 से ज्यादा है, तो इस केस में जो वैलेंसी होगी ना, याद रखना, ये 8 में माइनस कर लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो ये वैलेंस एल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 4 से ज्यादा है। वैलेंसी निकालने के लिए तुम क्या करो, 8 में इसको माइनस कर लो, तो कितना निकलेगा? 3। कहानी समझ गए? कोई दिक्कत है? हाँ, धीरे धीरे समझ में। आप ऐसे समझो, अगर 4 से ज्यादा है तो 8 से माइनस कर लो, अगर 4 से कम है तो उतना ही वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे समझ में आएगा। बट अगर 4 हो तो तीसरा केस तो ये भी हो सकता है ना कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए? 4, तो इस केस में वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4। अब ये जो जितने नियम है ये सारे 10 तक एप्लीकेबल है। 10 के बाद हर चीज चेंज हो जाएगी, 10 के बाद वैलेंसी भी चेंज हो जाएगी, 10 के बाद वैलेंसी का ये कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। आप केवल 10 तक के लिए यहाँ पे इसको अप्लाई कर रहे हो।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है? आगे बताएं, आगे बताएं। वैलेंस सेल क्या हुआ? आखिरी वाला सेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? आखिरी वाले सेल का इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी। हम आपको बताएंगे जब बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तब बताएंगे और डिटेल में बताएंगे, इतना मोटा मोटा आपको याद रखना। आई होप क्लियर है। इसी में एक चीज और बताते हैं, ध्यान से सुनो। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, 4 से कम है, जैसे यहाँ, तो वो मेटल होगा, ये मेटल होगा। यानी कि मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 4 से कम होता है। मेटल में हमेशा लास्ट वाले सेल में तुमको 4 से कम ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कोई दिक्कत? मैंने कहा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है, जैसे यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। अगर 4 से कम है इसका मतलब ये मेटल है। देखो सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्युमिनियम में 3 होता है वो मेटल है। बट अगर 4 से ज्यादा है तो वो क्या होगा? नॉन मेटल। देखो कहाँ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। कोई दिक्कत? और अगर 4 है तो 2 केस हो सकता है, या तो नॉन मेटल हो जाए या तो क्या हो जाए? मेटलॉइड हो जाए। क्या हो जाए? मेटलॉइड। जैसे कार्बन में 4 होगा, सिलिकॉन में क्या होगा? सिलिकॉन में भी 4 होगा। कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन क्या है? मेटलॉइड है। इतनी चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत? ये बॉन्डिंग में जा रहा है, मतलब स्टार्ट करते करते हम लोग कहाँ घुस गए? बॉन्डिंग में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हो? इतना बेसिक का टॉपिक क्लियर है ना? या दोनों में जवाब दो। क्लियर है? आगे बढ़े, थोड़ा ऊपर से नहीं जाना चाहिए, ऊपर से जाएगा तो बोल देना। और ये चीज अगर एक बार भूल जाओगे ना तो इसी को क्या करना, घर पे चालू कर लेना और सुनते रहना, तो रिकेप हो जाएगा। मैंने बताया किसी एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। याद रखोगे, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन प्रोटॉन। मींस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इज इक्वल टू द प्रोटॉन पे चार्ज। दैट्स वाई जो एटम है, एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ऑर्बिट, हाँ, नेम्ड K, L, M, N, but proton and neutron are placed in center of atom known as nucleus. Clear? ठीक है। In the first cell named K having 2 electron, another L, another L having 8 electron, then 18 electron, then 32, then 50, as so on। इसी तरीके से बढ़ेगा। कौन सा नियम फॉलो करता है? 2n का स्क्वायर करता है। ठीक है। हर ऑर्बिट के लास्ट में, इट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर बात करोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस होता है आउटर मोस्ट, सॉरी, वैलेंस सेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी मींस हो गया कंबाइनिंग कैपेसिटी, और इसी को दूसरे टर्म में डिफाइन किया गया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन gained, loss और shared by an element और atom is known as its the valency, जिसके बारे में हम आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बोलो बेसिक्स क्लियर है या सुनो में जवाब दो? क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखो, फिर से एक बार रिकेप करा रहे हैं। सारा का सारा जो खेला होगा वो होगा आखिरी सेल का। आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सारा जो गेम करेगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही करेगा। कोई भी रिएक्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है। आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी सब मुंह बैठ के देखेंगे। ठीक है। डांस करेंगे आखिरी वाले, बाकी सब बैठ के देखेंगे। यही कहानी है, यही काम है। एक एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, उससे पहले कुछ चीज आपको और देखना होगा। ठीक है। थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग की तरफ लेके जा रहे हैं क्योंकि मेनली बेसिक्स आपका क्लियर है। चलो केमिकल बॉन्डिंग की तरफ थोड़ा बढ़ो। उससे पहले अगेन देखो, एक आपके पास में इलेक्ट्रॉन, एक आपके पास में प्रोटॉन, एक आपके पास में न्यूट्रॉन है। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? हमने बताया चार्ज, याद रखोगे, हमने बताया चार्ज, इस पे चार्ज होता है -1.6 × 10 के पावर में कितना? -19 कूलम। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? हमने यहाँ बताया इस पे होता है 1.6 × 10 के पावर में कितना? -19 कूलम। यहाँ माइनस है बट यहाँ प्लस है। माइनस किस लिए? इलेक्ट्रॉन है दैट्स वाई माइनस, प्रोटॉन है दैट्स वाई प्लस, और कोई रीजन नहीं है। पर दोनों सेम है ना। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना हो गया? 0, कोई चार्ज नहीं है। ये जो चार्ज है ना, इसको आप बोलते हो एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट चार्ज मतलब पक्का पक्का ये चार्ज है।
एक आपके पास में रिलेटिव चार्ज होता है, रिलेटिव का मतलब किसी से कंपेयर करोगे, तो कंपेयर करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन ही लिया गया है, हाइड्रोजन ही लिया गया है, हाइड्रोजन लिया गया, क्यों लिया गया हम बताएंगे आपको। तो रिलेटिव चार्ज में इसको मानते हैं -1, याद रखोगे क्या मानते हैं, -1। अच्छा ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, +1, और ये क्या हो जाएगा, 0, ये 0 ही रहेगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। मास की बात कर लो, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 के पावर में कितना, -31 kg। -31 kg, आई थिंक kg होता है, kg होता है, देख लेना एक बार, -31 kg होता है, मतलब थोड़ा सा डाउट हो रहा है यहाँ पे हमको, ठीक है, -31 kg होता है जहां तक मेरा ख्याल चल रहा है, ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर। यहाँ पे कितना होता है, इसका कितना होता है, इसका होता है 6.25 इंटू 10 के पावर में -27 kg। बुक में नहीं है शायद, देखो एक बार बुक में है, थोड़ा सा डाउट में हमें, बुक में मेरे ख्याल से नहीं है, इस बुक में नहीं है, कहीं पीछे पीछे भी कहीं नहीं होगा, स्मॉल कॉन्सेप्ट में भी नहीं है, नहीं वो 6.25 नहीं 1.67 होता है यहाँ पे होता है 1.674 समथिंग होता है, 1.674 होता है, ठीक है। एक बार इसको देखना सही होगा, एक बार हम देखते हैं, रुको इसमें नहीं है, नहीं है, छोड़ो कोई बात नहीं है, इतना ही -31। देखो 9.1 इंटू 10 ये यूनिट में केवल प्रॉब्लम है, बाकी ठीक है। आगे आओ, इधर देखो बोर्ड पे, इसका मास कितना होता है, इसका मास होता है 1.6, इसका भी मास होता है 67। देखो यहाँ 1.6743 होता है, यहाँ 1.67 समथिंग होता है, इंटू 10 के पावर में कितना, -27 kg। अब एक बात बताओ, आप यहाँ पे इधर देखो बोर्ड पे, क्या आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम नहीं दिख रहा है, सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, ग्राम में नहीं किलोग्राम में, -27 मतलब बहुत कम है, इसके कंपेयर में ये बहुत ज्यादा है, ये दोनों बहुत ज्यादा है। इसीलिए जब रिलेटिव मास पकड़ते हो ना, जब हम रिलेटिव मास पकड़ते हैं ना, तो हम न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मास को 0 समझते हैं। भाई 10 की पावर में -31 मतलब 10 के मतलब 1 किलोग्राम को, इसका मतलब देखो 10 के पावर में -31 का मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/10 के पावर में 30 लिख सकते हो, 31 लिख सकते हो कि नहीं, मतलब 1 बाई इसको डिवाइड किए 1 2 3 4 5 डॉट कहाँ तक 31 0 तक जा रहा है किलोग्राम में, तो 1 किलोग्राम को इतने हिस्से में तुमने डिवाइड किया, क्या निकलेगा, 0 ही तो निकलेगा। मिलियन बिलियन ट्रिलियन, उसके बाद बिलियन ट्रिलियन में चला गया ये, मतलब 0 मान लिया। बट इन दोनों का 0 नहीं मान सकते हैं, इसके कंपेयर में इन दोनों के पास मास है, दैट्स व्हाई इसको 1 और इसको 1 मानते हैं। यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत है, वो इतना चीज समझ में आया, बोलो 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 सर। वहाँ पे मास पॉइंट का ही नहीं कहाँ है, हाँ 9.1, और यहाँ पे 1 है, कहाँ पे, यहाँ पे 1, ये रिलेटिव है बेटा, ये रिलेटिव का मतलब हो रहा है इसको हमने किसी से कंपेयर किया। अभी रिलेटिव हम आपको समझाएंगे, आप ऐसे समझ लो, जब भी रिलेटिव का टर्म आएगा इसका मतलब है किसी से कंपेयर किया हुआ है, ये भी रिलेटिव का मतलब है किसी से कंपेयर किया हुआ। अब किससे कंपेयर किया हुआ अभी हम आपको समझा देते हैं, चिंता मत करो, यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर हो। हमने कहा इसका मास, रिलेटिव मास हमने 1 माना, इसका भी रिलेटिव मास 1 है, बट इसका क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, एक बार घर पे ये कंफर्म कर लेना मास, इसके बारे में एक बार घर पे कंफर्म कर लेना, तो लोग सही है कि गलत तो वो देख लेना, ठीक है, हाँ ठीक। अब सुनो, एक बात बताते हैं ध्यान से। मैंने कहा एक चीज वो ये है कि इतनी चीजें आपके पास में क्लियर है। अब एक बात बताओ तुम, हमने इसका मास को 0 माना, अब आओ वापस, ये मान लो तुम्हारे पास में पूरा एटम है, एटम के बीच में तुम्हारे पास में प्रोटॉन था और न्यूट्रॉन था, यहाँ तक कोई दिक्कत, और चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन से चारों तरफ है क्या, इलेक्ट्रॉन से। पहले में कितना इलेक्ट्रॉन था, 2, दूसरे में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
तीसरे में कितना होगा 18, 1 2 3 4 5 6, अब जितना 18 करना। एक बात बताओ, मोटा मोटा जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, लगभग प्रोटॉन के बराबर ही तो न्यूट्रॉन देख रहे थे ना भाई। जितना एग्जांपल अभी हम तुमको दिखाया सब में न्यूट्रॉन तो हमेशा प्रोटॉन के बराबर ही निकल रहा था, उससे ज्यादा हो सकता था, कम नहीं हो सकता था। इन दोनों के पास मास है, इसके पास मास नहीं है, मतलब सारा मास कहां आ गया, सेंटर में। समझ गए? एक एग्जांपल से समझो और समझ में आ जाएगा, एक एग्जांपल से समझो और समझ में आ जाएगा। हम हाइड्रोजन को पकड़ते हैं, बहुत अच्छे से देखना बच्चा, अब समझ में आ जाएगा। 1 1 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, मास नंबर कितना है 1। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1, इसमें प्रोटॉन कितना हो गया 1, इसका मास नंबर 1 है, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, ये माइनस ये, यानी कि कितना हो गया 0। हमको एक बात बताओ, इसमें न्यूट्रॉन है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, मतलब हाइड्रोजन का अगर तुम जब मॉडल बनाओगे तो हाइड्रोजन के बीच में एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा, और इसके पहले सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, यही है ना। हमने पहले भी बताया था हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब एक तुम बात बताना, कॉमन सेंस लगाना, यहाँ पे मैंने कहा इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन के मास को तो आपने 0 माना ना, बहुत कम है, तो इसके मास को आपने क्या माना 0। इसका मतलब इसमें बचा क्या, प्रोटॉन, प्रोटॉन बचा ना, प्रोटॉन बचा, इसीलिए H11 को आप प्रोटॉन से निकल के बन गया प्रोटियम, प्रोटीन नहीं प्रोटियम। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत? भाई एक बात बताओ, हमने कहा इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर है, जब ना के बराबर है तो इसमें बचा क्या, प्रोटॉन बचा ना, प्रोटॉन बचा ना, कोई दिक्कत? अब हाइड्रोजन से जरा कंपेयर करो, देखो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को कंपेयर, देखो हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन बचा, तो हाइड्रोजन भूल जाओ, हाइड्रोजन प्रोटॉन के बराबर हो गया। कहानी समझ में आ गया? प्रोटॉन से इसका कंपेयर करोगे तो 0 हो गया, प्रोटॉन से प्रोटॉन का मास कंपेयर करोगे तो 1 आएगा ना, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास के बराबर है, यानी कि प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का कंपेयर करोगे तो भी क्या आएगा 1। यानी कि कंपैरिजन किससे कर रहे हो, हाइड्रोजन से कर रहे हो। कब कर रहे हो, जब आपने इलेक्ट्रॉन के मास को क्या किया, नेग्लेक्ट कर लिया। आप जब रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ोगे तो वहां भी इसका कंपेयर करोगे, लेकिन बाद में इसको जाके इनवैलिड कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूट्रॉन नहीं है। आई होप क्लियर इतना टॉपिक। बताओ, याद रखना, आपको रिलेटिव से कोई मतलब नहीं, आपको एक्यूरेट से मतलब है, ये याद रख लेना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास ना के बराबर होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर लेते हो। क्या कर लेते हो, नेग्लेक्ट कर लेते हो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो, ठीक है, याद रखना। अब एक चीज इसी में और बताते हैं, समझना, इसी में हम एक चीज और बताते हैं। जब आपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लिया तो इसको आपने कहा मास नंबर। क्या कहा आपने, कौन सा मास लिया, रिलेटिव मास लिया। कौन सा लिया, रिलेटिव मास लिया, एक्यूरेट मास नहीं लिया। कौन सा मास लिया, रिलेटिव मास लिया। ये कौन सा मास है, रिलेटिव मास है। जब आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास लोगे, ये वाला मास लोगे, तो इसी को आप बोलते हो एटॉमिक मास। कौन सा मास बोलते हो, आप ऐसे समझो, एटॉमिक मास का मतलब एटम का मास, मास मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सभी का मास आ जाएगा। एक बात और बता देते हैं, किसी एटम में सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसके अलावा 42 टाइप्स के अदर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हो गया फोटोन, पॉजिट्रॉन हो गया, पाइब्रेसॉन हो गया, इसी तरीके से बहुत सारे पार्टिकल्स और होते हैं। तो बोलोगे सर उनके बारे में नहीं पढ़ना है, आप झाल बजाइए, क्योंकि बधाई हो, आप भारत देश में पढ़ रहे हो। यही चीज आप अगर दूसरी दुनिया में पढ़ रहे होते तो बोर्ड पे नहीं, वो रियल में आप उसका क्या करते, 3D एनिमेशन देखते। तो कोई बात नहीं है, ठीक है, अपना एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। और दूसरी बात यह है कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब है जो चीज डेवलप्ड कंट्री आज से 10 साल पहले पढ़ चुकी है, 20 साल पहले पढ़ चुकी है, आप वो चीज आज पढ़ रहे हो। और ये देन है ब्रिटिशर्स की, लॉर्ड मैकॉले की देन है, ठीक है। तो इसीलिए उसी सिस्टम पे एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, धीरे धीरे मॉडिफाई हो रहा है, और हर चीज को मॉडिफाई होने में टाइम लगता है। तो बच्चों अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, और इसका अगला पार्ट आपको फिर कल नहीं परसों की क्लास में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, राधे राधे। सारे बच्चे अपना ख्याल रखें।